अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, डायनामिक एंड ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। जो डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसमें द पेरिस्टाल्सिस इज प्रेजेंट एंड द पेरिस्टाल्सिस इज वर्किंग अगेंस्ट द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। कि पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, मूवमेंट ऑफ फूड एंड जो भी पेरिस्टाल्सिस होता है डाउन द ट्रैक हो रहा है, लेकिन ये कहते हैं बीच में कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। अब वो जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है वो किस तरह की हो सकती है? इट कुड एदर बी इंट्राल्यूमिनल विद इन द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, intramural within the walls of your bowel and extramural outside the wall of your bowel, outside the walls of your intestine। तो इंट्राल्यूमिनल की बात करें तो कोई फॉरेन बॉडी आ सकती है, फीकल इम्पाक्चर हो सकती है, गॉल स्टोन हो सकता है एंड बेजोर्स हो सकते हैं। वट आर बेजोर्स? बेजोर्स आर बेसिकली योर अनडाइजेस्टेड या पार्शली डाइजेस्टेड फूड विच हैज़ बिकम हार्डन एंड इट स्टार्ट्स टू अक्यूमुलेट इन योर बाउल या इन योर क्या कहते हैं गट, सो दैट इज़ नोन एज बेजोर्स। इंट्राम्यूरल कॉजेज़ क्या हो सकती है? इंट्राम्यूरल में हमारे पास स्ट्रक्चर बन सकता है, मेलिग्नेंसी हो सकती है, कोई इंटरसेप्शन हो सकती है या वॉल्वुलस हो सकती है। इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। मैं दोनों की इमेज यहाँ पे डाल देता हूँ। इंटरसेप्शन इज़ बेसिकली कि जो दो लेट्स सपोज अगर ये दो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? इन्वेजिनेट करें, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरसेप्शन। या टेलीस्कोपिकली अंदर को जा रहे हैं तो दिस इज इंटरसेप्शन। जिस तरह इमेज में दिखाया हुआ है वॉल्वुलस को होता है कि अगर ये दो वो हैं लूप्स इंटेस्टाइन के तो वो आपस में ट्विस्ट हो गए, दिस इज़ नोन एज वॉल्वुलस, वेयर एज दिस इज़ नोन एज इंटरसेप्शन। और एक्सट्राम्यूरल कॉजेज में कोई एडिशन बन गई जो कि मोस्ट कॉमन होता है, या फिर हर्निया हो गया। ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में आइदर पेरिस्टाल्सिस में बी प्रेजेंट और इट मे बी एब्सेंट, बट इट विल बी प्रेजेंट इन अ नॉन प्रोपोर्सिव फॉर्म विदाउट एनी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। इसके दो ही कॉजेज होते हैं, पैरालिटिक इलियस या सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिज्म क्या है ऑब्स्ट्रक्शन का? वॉल्वुलस इनकार्सरेशन इसकी कोई चीज़ अपनी या ज़्यादातर हर्नियास की इनकार्सरेशन होती है कि वो अपनी ओरिजिनल साइड से जो बाउल के लूप्स हैं वो जो कहते हैं निकल जाएँ और फिर वापस रिटर्न ना कर पाएँ, सो दैट इज़ नोन एज इनकार्सरेशन। ऑब्स्ट्रक्शन इंटरसेप्शन ये बेसिकली मैकेनिज्म होता है। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें सो डिस्टल टू द साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के लेट सपोज ये अगर मेरा कोई इंटेस्टाइन का लूप है, लेट सपोज ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ योर ऑब्स्ट्रक्शन, तो डिस्टली जो ये वाला रीजन जो डिस्टल होगा टू द साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे जो बाउल होगा इट वुड बी शोइंग नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस and it would also be showing normal absorption when it is until it is full, and when it becomes empty it will contract and it will become immobile distal to the site of obstruction। क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टली होती है वो इतनी अफेक्टेड नहीं होती, जो प्रॉक्सिमली होती है जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है टू द साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन वो वाला जो बाउल होगा दैट वुड बी शोइंग ऑल्टर्ड मोटिलिटी एंड इट वुड बी डायलेटेड। जो अब ये पीछे वाला जो बाउल होगा सारा वो डायलेट हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो यहाँ से सही से पास कर नहीं पा रहा। एंड जब ये डायलेट करते तो डायलेट में याद रखने कि जब भी डायलेशन होती है ज़्यादातर दो ही चीज़ें हमारी स्टक होती हैं, आइदर गैस और आइदर फ्लूइड। अगर हम गैस की बात करें तो गैस क्यों स्टक होती है? क्योंकि हमारे गट के अंदर कुछ फ्लोरा होता है, सम एरोबिक या एनारोबिक बैक्टीरिया दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस, तो वो अकोमोडेट कर रही होती। फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि गट के अंदर हमारे डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि जिनका काम यही होता है कि उन्होंने खाने को डाइजेस्ट करना होता है, उनको एब्जॉर्ब कराना होता है। एंड व्हेन देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट उस वक्त उस केसेस में होगा कि जो एब्जॉर्प्शन होगी फ्रॉम द गट दैट वुड बी रिटार्डेड एंड इट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट लॉस। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होने की वजह से होगा क्या? जो ओरल इंटेक है वो रिड्यूस हो जाएगा, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली हो नहीं पा रही होगी। अभी हम आगे देखेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती है एंड विच लीड्स टू लॉसेस ऑफ योर फ्लूइड्स एंड योर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड समटाइम्स देयर इज़ ऑल्सो सिक्वेस्ट्रेशन इन द ल्यूमेन ऑफ द बाउल। तो फ्लूइड और गैस दो चीज़ें याद रखनी जो कि ऑब्स्ट्रक्शन के प्रॉक्सिमली या ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान जो अक्यूमुलेट करी होती हैं वो दो चीज़ें जो मेन होती हैं, दीज आर योर फ्लूइड्स एंड गैसेस। अगर हम क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन इज़ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन विच द बाउल इज ऑब्स्ट्रक्टेड एट बोथ द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स पर ऑब्स्ट्रक्टेड हो गए। एंड ज़्यादातर यहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन भी मिलती है। स्ट्रैंगुलेशन से जस्ट के जो ऑब्स्ट्रक्शन है दैट इज़ एसोसिएटेड विद वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ के जो हमारी आर्टेरियल सप्लाई या जो वीनस रिटर्न है वो भी साथ में ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली नहीं पहुँच रही, ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली वापस भी नहीं आ रही। तो क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन में होता है कि देयर इज डिस्टेंशन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रैंगुलेटेड सेगमेंट। क्योंकि इसमें होगा क्या? प्रॉक्सिमल पे भी लेट्स सपोज ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, डिस्टली में भी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो जो बीच वाला पार्ट होगा ये क्या होगा? ये अपने सॉरी जो ये वाला पार्ट होगा ये स्ट्रैंगुलेट हो रहा होगा एंड जो यहाँ से पीछे वाला पार्ट एंड यहाँ से जो आगे वाला पार्ट जो होगा दैट वुड बी डिस्टेंडेड क्योंकि इन दोनों जगहों पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। एग्जाम्पल उन्होंने एक ऐसी दी है कि मेलिग्नेंट स्ट्रक्चर एट द राइट कोलन विद द कंपेयर्ड इलियोसिकल वेव दैट कम्स अंडर द एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। ट्रीटमेंट क्या होती है क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन की? कि जो भी इस्कीमिक या नेक्रोटिक बाउल है
जो कि स्कीमिंग हो चुका है ड्यू टू वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़, उस पार्ट को हम रिजेक्ट कर दें एंड साथ में हम एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दें बाउल का। एंड टू एंड एनास्टोमोसिस यही है कि जो दो पार्ट्स रह गए, एक लेट सपोज ये बीच में से ये स्ट्रैंगुलेटेड पार्ट हमने निकाल दिया, तो जो ये दो पार्ट्स रह गए इनको आपस में जोड़ दें, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दें इन बाउल की। एंड उसके बाद हम बाउल वायबिलिटी भी चेक करते हैं कि इफ़ यू आर नॉट श्योर कि वेदर आफ्टर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस वेदर द बाउल विल बी वाइबल और नॉट, तो हम क्या कराते हैं, हम करते हैं सेकेंड लुक लैप्रोटोमी। सेकेंड लुक लैप्रोटोमी विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्लान रीएक्सप्लोरेशन विच इज़ डन 24 आवर्स लेटर। इट इज़ बेसिकली दिस कि जब हमने इनको आपस में जोड़ दिया, चेक करने के लिए वेदर बाउल वाइबल है या नहीं, कि मतलब वेदर बाउल सर्वाइव कर लेगा या नहीं करेगा। हम अभी आगे पढ़ेंगे भी कि बाउल के वाइबिलिटी के क्या फैक्टर्स होते हैं। तो हम वो फर्दर रीअसेस करने के लिए या वो फर्दर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोबारा ओपन करके बेसिकली बाउल को चेक कर रहे होते हैं, विच इज़ नोन एज सेकंड लुक। कि हम दोबारा से उसको चेक कर रहे हैं, तो सेकंड लुक लैप्रोटोमी, दिस प्रोसीजर इज नोन एज सेकंड लुक लैप्रोटोमी। तो ये है ये ट्रीटमेंट की ये वाला जो पॉइंट है वो याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डायनामिक, जो हमने ऊपर पढ़ी थी, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायनामिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जो जनरल नॉलेज है, जो पता होनी चाहिए कि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो सबसे फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, वहाँ पे एब्डोमिनल पेन होगा, उस जगह पे डिस्टेंशन होगी, वॉमिटिंग हो सकती है, एंड साथ में एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होता है। एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन इज़ व्हेन, ऐसा कॉन्स्टिपेशन जिसमें ना फीसेस पास हो रही होती एंड ना ही कोई फ्लैटस पास हो रहा होता है। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की, तो उन्होंने कुछ डिफरेंट फीचर्स बताए हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं हाई स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। अब हाई स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का ये मतलब है कि स्मॉल बाउल के ऊपर, स्मॉल बाउल के प्रोक्सिमल रीजन पे, यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है वो स्टमक के बिल्कुल बाद प्रेजेंट है, वो कोई डुओडेनम या जेजिनम के लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। जब ऐसा कोई केस आएगा तो इस केस में सबसे पहला सिम्टम क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि वॉमिटिंग वुड ऑकर अर्ली एंड वॉमिटिंग वुड बी प्रोफ्यूज विद रैपिड डिहाइड्रेशन। इस केसेस में जो डिस्टेंशन होगी वो काफ़ी मिनिमल होगी एंड देयर विल बी लिटिल एविडेंस ऑफ फ्लूइड लेवल्स ऑन एब्डोमिनल रेडियोग्राफी। ये चीज़ हम आगे देखेंगे भी। फ्लूइड लेवल्स बेसिकली होती हैं, इसकी मैं कोई इमेज भी डालता हूँ। फ्लूइड लेवल्स बेसिकली डिपेक्ट के एब्डोमिनल रेडियोग्राफी भी होता है कि अभी मैंने बताया कि जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो दो चीज़ अकोमुलेट करती हैं, फ्लूइड एंड गैस। तो होता क्या, जब वो अकोमुलेट कर रही होती तो गैस क्या करती है, गैस बेसिकली फ्लूइड के ऊपर चली जाती है या फ्लूइड के साथ मिक्स कर जाती है, तो बीच में जो एक लाइन बन जाती है ना, उस लाइन को हम कहते हैं एयर फ्लूइड लेवल। तो दैट इज़ बेसिकली एयर फ्लूइड लेवल्स, जिसमें मैंने इमेज भी डाल दी है, विच आर बेसिकली सीन इन एब्डोमिनल रेडियोग्राफी। तो याद रखना है, ये एमसीक्यू के लिहाज से आ सकता है इस तरह का केस। कोई हाई स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का अगर केस होगा तो उस केस में वॉमिटिंग हो रही होगी, डिस्टेंशन नहीं होगी, बहुत मिनिमल होगी, एंड देयर वुड बी लिटिल एविडेंस ऑफ फ्लूइड लेवल्स ऑन एब्डोमिनल रेडियोग्राफी। अगर हम लो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, यानी कोई इलियम के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है या इलियोसिकल वाल्व के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे उस केसेस में पेन वुड बी मोस्ट प्रीडोमिनेंट विथ सेंट्रल डिस्टेंशन, कि सेंट्रली एब्डोमेन वुड बी डिस्टेंडेड, अम्बिलिकल रीजन वुड बी डिस्टेंडेड, वॉमिटिंग वुड बी डिलेड, and there would be multiple central fluid levels seen on the abdominal radiography. and lastly अगर हम large bowel obstruction की बात करें तो उसमें जो डिस्टेंशन होगी वो सबसे अर्ली हो जाएगी and it would be more pronounced. पेन जो होगा but it would be milder and vomiting and dehydration will come very late, कि वो लेट साइंस होंगे। और जो प्रॉक्सिमल कोलोन होगा एंड जो सीकम होगा वो एब्डोमिनल रेडियोग्राफी में हमको डिस्टेंडेड मिलेंगे, क्योंकि जब लार्ज बाउल अफेक्टेड है यानी लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड है, तो जो सबसे पहले जो चीज़ आती है जो कि सीकम और प्रॉक्सिमल कोलोन यानी राइट साइड वाला कोलोन आता है, तो वही डिस्टेंड हुए हुए होंगे जब भी लार्ज बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ये चीज़ अच्छे से याद कर लेनी है। अब हम आगे चलते हैं कि उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है कि वाई दीज सिम्टम्स वुड बी एक्सपीरियंस। पेन की अगर हम बात करें तो पेन कैसा होगा, सडन सिवियर एंड कोलिकी यानी एपिसोडिक होगा इन नेचर। अगर तो स्मॉल बाउल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो जो पेन होगा डेट वुड बी यूजली सेंटर्ड ऑन अम्बिलिकस, इस तरह मैंने पीछे दिखा दिया था। एंड अगर कोई लार्ज बाउल के लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जो पेन होगा वो इट वुड बी मोस्टली एक्सपीरियंस एट द लोअर एब्डोमेन रीजन। एंड जितनी सिवियरिटी बढ़ती जाएगी पेन की, उतना मतलब है कि उतनी प्रेजेंस है स्ट्रेंगुलेशन की, कि उतनी ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। वॉमिटिंग और डिस्टेंशन की बात करें तो याद रखना है कि द मोर डिस्टल द ऑब्स्ट्रक्शन द लॉन्गर द इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड द पेरेंट्स ऑफ वॉमिटिंग। ये हमने पीछे देखा था कि जितनी ही डिस्टली, जितनी ही आगे का ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उतना ज़्यादा टाइम आएगा सिम्टम्स को प्रेजेंट करने में भी एंड वॉमिटिंग को प्रेजेंट करने में भी। हमने पीछे इस तरह देख लिया था कि जब हाई स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन थी, यानी जब जेजुनम या डुओडेनम के लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन थी, तो वहाँ पे सबसे पहला साइन क्या था, सबसे पहला सिम्टम क्या, तो सॉरी आई शुड से सबसे पहला सिम्टम वॉमिटिंग ही थी और डिस्टेंशन वगैरह वो सब मिनिमल थी। वेरस अगर हम आगे जाते जाएँ लो स्मॉल बाउल में या लार्ज बाउल की तरफ, तो वहाँ पे जो वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन वगैरह थी वो डिलेड मिल रहे थे एंड बाकी साइंस पेन वगैरह पहले मिल रहे थे। तो ये चीज़ उन्होंने बताई हुई कि द मोर डिस्टल द ऑब्स्ट्रक्शन द लॉन्गर विल बी द इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड द अपीयरेंस ऑफ वॉमिटिंग।
जितना डिस्टेंशन इन द स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ ग्रेटर द मोर डिस्टल द लीजन, यानी जितनी ही ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन का जो लीजन होगा, जितना ज़्यादा डिस्टली होगा एज़ कम्पेयर टू प्रॉक्सिमल, उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंशन होगी। वो भी हमने पीछे पढ़ लिया था कि जब हाई स्मॉल बाउल में थी ऑब्स्ट्रक्शन तो वहाँ पे डिस्टेंशन की नहीं थी एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें उसकी जब वो लो स्मॉल बाउल की तरफ थी तो हमने देखा था कि वहाँ पे सेंट्रल डिस्टेंशन मिल रही थी। तो जितना डिस्टली आपकी क्या कहते हैं, जितना डिस्टल लीजन आपका होगा, जितना दूर आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होगी, उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंशन हमको स्मॉल बाउल में मिलेगी। डिस्टेंशन इन कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन इज़ यूजली डिलेड एंड डिस्टेंशन इन मेसेंटेरिक वेस्कुलर ऑक्लूजन इज़ मिनिमल और एब्सेंट। इसका ये मतलब है कि अगर कोलोन के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उन केसेस में जो हमको डिस्टेंशन मिलती है वो काफ़ी देर बाद मिलती है, डिलेड मिलती है। एंड अगर कोई मेसेंट्रिक यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की या मेसेंट्री की जो वेसल्स हैं वो ऑक्लूड हो गई हैं तो उन केसेस में हमको जो डिस्टेंशन मिलेगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो होगी वो बिल्कुल मिनिमल होगी या एब्सेंट होगी। सो दैट वाज क्या कहते हैं रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट्स। अब हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो व्हाट इज़ एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, मैंने पहले बता दिया था कि इट इज़ अ कॉन्स्टिपेशन इन विच नीदर फीसिस नॉर फ्लैटस इज पास्ट। इसको हम ऑब्स्टिपेशन भी कहते हैं। वेयरएज रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि फीसिस नहीं निकल रही होती लेकिन फ्लैटस निकल रहा होता है। एंड एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन का याद रखना कि इट इज़ अ कार्डिनल फीचर ऑफ कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। आगे उन्होंने वैसे कुछ कंडीशंस बताई हुई जिनमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है लेकिन साथ में कॉन्स्टिपेशन नहीं मिल रहा होता कि इट इज़ नॉट अ रूल कि कॉन्स्टिपेशन विल ऑलवेज बी फाउंड विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। वैसे याद रखना कि एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन इट इज़ द कार्डिनल फीचर ऑफ कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये बस कुछ फीचर्स, ये कुछ उन्होंने कंडीशन बताई हुई, इनको अगर रीड कर लें तो खैर है। अदर फीचर्स की हम बात करें जो पीछे दिखाए हुए थे, डिहाइड्रेशन कब देखी जाएगी, जब स्मॉल बाउल के लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी और अगर तो स्ट्रैंगुलेशन भी हो रही होगी ना तो स्ट्रैंगुलेशन के साथ साथ पेन भी पड़ेगा। साथ में क्या होगा, सीरम पोटेशियम, सीरम एमाइलेज, सीरम एलडीएच एंड सीरम लैक्टेट लेवल्स दे विल आल्सो बी इंक्रीजिंग विद द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। अगर तो पेशेंट को हाइपोथर्मी होने लग जाए यानी उसका टेम्परेचर डिक्रीज करने लग जाए, दैट वुड इंडिकेट कि उस पेशेंट को कोई इन्फार्क्शन हो रही है स्मॉल आपकी गट के लेवल पे या कोई परफोरेशन हो रही है बाउल्स की। एंड अगर तो पेशेंट को पायरेक्सिया यानी फीवर हो जाए विद प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तो इट विल इंडिकेट कि देयर इज़ ऑनसेट ऑफ इस्कीमिया, देयर इज़ इंटेस्टाइनल परफोरेशन प्रेजेंट एंड देयर इज़ सम इन्फ्लेमेशन, क्योंकि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे हमको ज़्यादातर पायरेक्सिया मिलता है। नेचर और प्रेजेंटेशन बताइए कि जो एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जब भी कोई पेशेंट आएगा विद एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन तो उस वो ज़्यादातर स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, मोस्ट प्रोबेबली हाई स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कोई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन लॉन्ग टर्म ऑब्स्ट्रक्शन चल रही होगी दैट वुड मोस्टली बी रिलेटेड टू लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कोई सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन होगी दैट वुड मोस्टली बी रिलेटेड टू इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। एंड अगर एक्यूट ऑन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन थी, चल रही थी ऑलरेडी, पहले से कोई ऑब्स्ट्रक्शन चल रही थी, साथ में एकदम से दोबारा एक्यूट उसके ऊपर वो हो गई है, प्रेजेंटेशन हो गई, सो दैट पेशेंट विल कम विद हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डिस्टेंशन, वॉमिटिंग अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ पेन एंड कॉन्स्टिपेशन। तो ये कुछ वो हमको साइंस है जो कि याद रखने होंगे। अगर हम रेडियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो रेडियोलॉजिकल फीचर्स में लिखा गया कि जो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस होते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का दैट इज़ बेस्ड ऑन योर सुपाइन एब्डोमिनल एक्सरे। एंड जो फ्लूइड लेवल्स होते हैं, जो एयर फ्लूइड लेवल्स होते हैं, दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट ऑन योर इरेक्ट एक्सरेस। एंड ये याद रखना होगा कि कुछ 3 ऐसी जगहें होती हैं, 3 फिजियोलॉजिकल नॉर्मल जगहें होती हैं जहाँ पर हमको नॉर्मली एयर फ्लूइड लेवल्स मिल रहे होते हैं। वो 3 नॉर्मल जगहें कौन सी होती हैं, एक है आपका गैस्ट्रिक फंडस, फिर है आपका डुओडेनल कैप एंड लास्ट इज योर टर्मिनल इलियम जहाँ पे नॉर्मली हमको एयर फ्लूइड लेवल नज़र आ रहा होता है। अगर जो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जो नंबर ऑफ फ्लूइड लेवल्स होंगे दे वुड बी इंक्रीजिंग द मोर द डिस्टल द लीजन वुड बी फाउंड। अगर लो कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उस केस में हमें कोई बाउल फ्लूइड लेवल्स नहीं मिलेंगे अनलेस एडवांस्ड ना हो। अगर हाई कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उस केसेस में जो हमको स्मॉल बाउल फ्लूइड लेवल्स मिलेंगे, जो अगर स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उस केस में ये होगा कि जितना डिस्टली स्मॉल बाउल के लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होगी उतने ज़्यादा हमको वो एयर फ्लूइड लेवल्स मिल रहे होंगे। अगर हाई कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उस केस में ये होगा कि स्मॉल बाउल के लेवल पे हमको फ्लूइड लेवल मिलेगा और वो तभी मिलेगा अगर तो हमारे पास इनकॉम्पिटेंट इलियोसिकल वाल्व हो, क्योंकि हमें पता है कि आगे सीकम से जो प्रॉक्सिमल कोलोन पे जो जाता है हमारा फूड वो थ्रू इलियोसिकल वाल्व जाता है। तो अगर तो इलियोसिकल वाल्व इनकॉम्पिटेंट है एंड हाई कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है देन ही हमको स्मॉल बाउल के लेवल पे फ्लूइड लेवल्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। एंड याद रखने के इन कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन देयर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इन द सीकम। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स बताए हुए जिनको हम क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। स्पेसिफिक फीचर्स ये बताए हुए कि जब स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन होगी
उस केस में ये होगा कि वो जो जिस हमको रेडियोग्राफिकली नज़र किस तरह आ रही होगी, रेडियोग्राफिकली हमको इस तरह नज़र आ रही होगी कि हमको स्ट्रेट सेगमेंट्स मिल रहे होंगे विच वुड बी लाइंग ट्रांसवर्सली एंड दे वुड बी लाइंग इन सेंट्रल पोजीशन एंड नो गैस वुड बी सीन इन द कोलन, क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है वो स्मॉल बाउल के लेवल पे प्रेजेंट है। तो जो स्मॉल बाउल का जो भी प्रोक्सिमल रीजन होगा वहाँ पे गैस वेस होगी, कोलन के लेवल पे गैस नहीं होगी, क्योंकि कोलन डिस्टली होता है स्मॉल बाउल के। मेन चीज़ उसमें याद रखनी है वो जेजिनम और लार्ज बाउल वाली कहानी है। जेजिनम का ये कि जब भी कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से जेजिनम डिस्टेंड कर रहा है, तो जेजिनम में हमको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलता है। उस फीचर का नाम है वेल्वुले कॉनिवेंटेस। व्हाट इज़ दिस वेल्वुले कॉनिवेंटेस? ये जो वेल्वुले कॉनिवेंटेस होती हैं, इनकी मैं इमेज अभी डाल देता हूँ। दीज आर बेसिकली योर म्यूकोजल फोल्ड्स। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये म्यूकोजल फोल्ड्स बढ़ गए और इसकी मैंने इमेज भी डाल दी है। ये म्यूकोजल फोल्ड्स करते क्या हैं, दे कम्प्लीटली पास अक्रॉस द विड्थ ऑफ बाउल, जिस तरह मैं इमेज में करके दिखा रहा हूँ कि दे आर कम्प्लीटली पासिंग अक्रॉस द विड्थ ऑफ बाउल। ये बाउल की विड्थ है उसको कम्प्लीटली पास करें एंड वी कैन सी कि दे आर रेगुलरली स्पेस, जिसकी वजह से एक लैडर इफेक्ट आता है। ये बिल्कुल हम देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये लैडर की तरह लग रही है। तो ये जो वेल्वुले कॉनिवेंटेस कंडीशन है कि जब भी स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो और अगर जेजुनम के लेवल पे वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, तो जब जेजुनम डिस्टेंड करेगा तो उसमें इस तरह की इमेज मिलेगी जिसको हम वेल्वुले कॉनिवेंटेस कहते हैं, कि जो हमारे पास म्यूकोजल फोल्ड्स मिल रहे होते हैं दे आर पासिंग अक्रॉस द विड्थ ऑफ बाउल एंड दे आर रेगुलरली स्पेस्ड। वेयर एस अगर हमको लार्ज बाउल के लेवल पे एक्सेप्ट फॉर सीकम, अगर लार्ज बाउल के लेवल पे यानी कोलोन के लेवल पे हमको कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी तो हमको हॉस्टल फोल्ड्स मिलेंगे। हॉस्टल फोल्ड्स आर जस्ट लाइक और वेल्वुले कॉनिवेंटेस, बस डिफरेंस ये कि जो हॉस्टल फोल्ड्स हैं दे आर स्पेस्ड इरेगुलरली कंपेयर टू वेल्वुले कॉनिवेंटेस विच वर स्पेस्ड रेगुलरली। एंड जो हॉस्टल फोल्ड्स हैं दे डू नॉट क्रॉस द होल डायमीटर ऑफ बाउल कंपेयर टू जेजुनम वाले दो क्या कहते हैं, जेजुनम वाले वेल्वुले कॉनिवेंटेस विच वर पासिंग द क्या कहते हैं विड्थ ऑफ बाउल, जिनकी इमेज हमने पीछे देख ली थी। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे जो कि याद रखने। सीकम का ये दिखाया हुआ है कि सीकम हमको डिस्टेंडेड कब मिलेगा, या सीकम जब हमको डिस्टेंडेड मिलेगा तो वो किस तरह में पता चलेगा कि सीकम डिस्टेंडेड है। वो हमें इस तरह पता चलेगा कि दे वुड बी आर राउंडेड यानी राउंड गैस शैडो सीन इन द राइट इलियक फोसा, क्योंकि राइट इलियक फोसा पे ही सीकम होता है। बाउल के डायमीटर्स याद रखने के लिए एक 369 रूल बताया हुआ है कि जो नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल डायमीटर होता है उसके लिए 369 रूल ये है। स्मॉल बाउल का 30 मिलीमीटर होता है, लार्ज बाउल का 60 मिलीमीटर होता है, सीकम का 19 मिलीमीटर होता है। ये नॉर्मल डायमीटर होता है। तो ये 369 रूल है कि वी कैन से स्मॉल बाउल्स मैक्सिमम नॉर्मल डायमीटर इज़ 3 सेंटीमीटर्स, लार्ज बाउल का 6 सेंटीमीटर एंड सीकम का 9 सेंटीमीटर। तो ये 369 एक रूल होता है और इससे ज़्यादा अगर होगा तो उससे ज़्यादा कहीं डिपेंड करेगा कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो जो बाउल का सेगमेंट है या जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ कर चुका है। देन वी कम ऑन टू योर ट्रीटमेंट से पहले इन्होंने ये दिखाया हुआ जो पीछे इमेज बताई थी कि वो जो जेजुनम की ऑब्स्ट्रक्शन में जो हमको इमेज मिल रही होती, कभी कभी इस तरह की भी हमको इमेज मिल जाती जिसको हम कहते हैं कॉइल्ड स्प्रिंग साइन की। ये कॉइल्स की तरह हमको लग रहा होता है इस तरह ये कि वो वेट ऑफ द बाउल पे वो कर रही हैं रेगुलरली स्पेस्ड हैं। तो इस तरह की भी कभी कभी हमको एक्सरे पे एब्डोमिनल रेडियोग्राफ पे इमेज नज़र आती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो जो सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है उसमें हम नेज़ोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन कर सकते हैं, इंट्रावीनस फ्लूइड देंगे रिससिटेशन के लिए। सोडियम और वाटर का लॉस हो रहा है, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो हम हार्टमिन सोल्यूशन एंड नॉर्मल सलाइन देंगे। परफोरेशन का चांस है और गट फ्लोरा प्रेजेंट होता है तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे। मेन चीज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट किस तरह होती है, मिड लाइन अगर तो हमें नहीं पता कि ऑब्स्ट्रक्शन किधर प्रेजेंट है दैन हम एब्डोमेन के मिड लाइन पे इंसिजन देंगे। नॉर्मली होता है कि बेस्ट इनिशियल मैन्यूवर यही होता है कि आप सबसे पहले सीकम को आइडेंटिफाई और एसेस करें, क्योंकि अगर तो सीकम हमें कोलैप्स मिलेगा इसका ये मतलब है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है वो स्मॉल बाउल के लेवल पर प्रेजेंट है। एंड अगर तो हमको सीकम डायलेटेड मिलेगा तो इसका ये मतलब है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है वो लार्ज बाउल के लेवल पर प्रेजेंट है। सो फर्स्ट व्हाट वी वुड डू इज़ वी वुड रिमूव द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। वो क्या कॉज हो सकता है, अगर तो कोई एडिशंस बनी हुई हैं तो हम उन एडिशंस का ब्रेकअप कर दें विच इज़ नोन एज एडहीसियोलाइसिस। एंड अगर कोई वॉल्वुलस ट्विस्टिंग हुई है तो उस ट्विस्टिंग को हम अनट्विस्ट कर दें। एंड उसके बाद हम क्या करें, हम चेक करें कि वेदर द बाउल या इवन बिफोर रिमूविंग द ऑब्स्ट्रक्शन वी शुड सी या वी शुड चेक वेदर द बाउल इज़ वाइबल और नॉट। इफ़ द बाउल इज़ वाइबल नो नीड फॉर रिजेक्शन, लेकिन इफ़ द बाउल इज़ नॉन वाइबल देन रिजेक्शन इज़ टू बी परफॉर्म विद एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। रिजेक्शन मैंने यही कहती कि हम एक पार्ट रिमूव करके जो दो पार्ट्स रह गए तो उनको यूँ करके जोड़ देंगे। किस तरह चेक करते हैं वेदर बाउल इज़ वाइबल और नॉट, ये टेबल याद कर लेना कि दीज आर द साइंस फॉर वाइबल बाउल। फॉर अ बाउल टू बी वाइबल द डार्क कलर शुड बिकम लाइटर आफ्टर रिजेक्शन, या वैसे ये कहते हैं वी शुड सी के डार्क कलर ऑफ द बाउल बिकम्स लाइटर। द मेजेंट्री शुड ब्लीड व्हेन प्रिक्ड, या इफ़ प्रिक्ड पेरिटोनियम वुड बी सीन शाइनी।
इंटेस्टाइनल मस्कुलेचर वुड बी फर्म एंड पेरिस्टाल्सिस में बी ऑब्जर्व। ये सारे साइंस मिल रहे इसका मतलब बाउल वाइबल है। अगर ये साइंस नहीं मिल रहे जो कि इनका ऑपोजिट है कि डार्क कलर मीन्स नो ब्लीडिंग इफ मेसेंट्री स्प्लिट पेरिटोनियम डल एंड लस्टरलेस इंटेस्टाइनल मस्कुलेचर फ्लैबी थिंक एंड फ्राइबल नो पेरिस्टाल्सिस, तो उसका मतलब कि जो बाउल है वो हमारा नॉन वाइबल है। एंड ये बताया कि इन केस ऑफ मल्टीपल इस्कीमिक एरियाज जब मेसेंट्रिक वेस्कुलर ऑक्लूजन होगी उस केस में हम क्या करते हैं कि टू फर्दर रीअसेस कि वेदर द बाउल इज़ वाइबल और नॉट, हम वो करते हैं सेकंड लुक लेप्टोटॉमी करते हैं कि जिसमें दोबारा खोल के चेक करते हैं कि बाउल वाइबल है या नहीं है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। आई होप इसी समझ में आ गया हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक था, तो आई होप इसी समझ में आ गया। एंड थैंक यू।